Hi guys, it has been a long time since I am making a video. Okay, since many of you have messaged me regarding foreign exchange rate कि इसमें दिक्कत आ रही है, इसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे. वैसे तो इससे बहुत ज़्यादा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट स्टिल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और अगर आप एक बार समझ लो देन इट डजंट पोज मच प्रॉब्लम कि हाँ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे या समथिंग लाइक दैट. सो या, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ आवर टाइम, आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट बाय द वे, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में. अगर आप एक बार समझ जाओ, आप इसके एक थीम होता है वो समझ जाओ, तो फिर एक बार आप बुक पढ़ लोगे, इट विल बी एनफ. सो या, फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट. व्हाट इज इट्स मीनिंग? आई हैव written down the contents of the chapter over here. So first is what is its meaning. So foreign exchange rate, just looking at the term you can guess something कि भाई ये क्या चीज़ है. So it is the rate at which domestic currency can be exchanged for foreign currency. What I have said is it is the rate at which domestic currency can be exchanged for foreign currency in a foreign exchange market or forex market. So we will put some light on these terms. First is it is a rate. What is rate? मान लो आप ये मार्कर खरीदने जाओ, ठीक है. आप क्या बोलोगे शॉपकीपर से कि भैया इसका रेट क्या है? रेट इज़ नथिंग बट जस्ट द प्राइस. कुछ भी आपको खरीदना है, डस्टर खरीदना है, मार्कर खरीदना है, बोर्ड खरीदना है, वॉट एवर यू हैव टू बाय, यू विल आस्क द रेट. तो रेट क्या होता है? इट्स नथिंग बट जस्ट अ प्राइस. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? एक प्राइस है. किसके लिए? टू एक्सचेंज डोमेस्टिक करेंसी फ्रॉम द फॉरेन करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी क्या? अब मान लो हम अपने टेरिटरी में हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है. डोमेस्टिक टेरिटरी आपने पढ़ा होगा नेशनल इनकम वाले चैप्टर में. तो फिर मान लो अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में, और फिर कोई भी कंट्री, वो कहते थे ना बचपन में एक जोक कि भारत से बाहर कोई विदेश विदेश है. तो इट इज़ लाइक दैट. तो हमारा जो भी डोमेस्टिक करेंसी है उसे अगर हमें किसी भी फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज करना होगा, तो वो जिस रेट पे एक्सचेंज होगा, दैट रेट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. और फिर वो कहाँ पे होगा? एक मार्केट में होगा. मार्केट इज़ नॉट लाइक इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहाँ पे दुकान होंगे, कोई बोल रहा है 10 रुपये 20 रुपये. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट अ सिस्टम जहाँ पे हम लोग इसे एक्सचेंज कर सकते. तो उस सिस्टम को क्या बोला गया? मार्केट बोला गया. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर फॉरेन करेंसी इन अ फॉरेक्स मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अब हमें समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब फॉर एग्जांपल मान लो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? रुपीज़ है. यूएस की डोमेस्टिक करेंसी क्या है? डॉलर है, ठीक है. अभी करंट रेट वट एवर इट इज़, आई एम जस्ट टेकिंग इट एन एग्जाम्पल कि $1 का अगर मान लो कीमत अभी 70 रुपये, मतलब हमें $1 खरीदने के लिए अपने 70 इंडियन रुपीज़ को देना होगा. $2 के लिए 140, $3 के लिए 210. तो फिर हमारा डोमेस्टिक करेंसी ये हो गया और हमारा फॉरेन करेंसी ये हो गया. अब अगर हमें रेट अगर ऐसे निकालना है, ये तो हो गया रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर. अब अगर हमें इसे उल्टा करना है तो भाई 1 रुपी का क्या रेट है? सॉरी, इट वॉज डॉलर इन टर्म ऑफ रुपी. अब अगर हम ये कहें कि 1 रुपये का क्या रेट है, तो वी विल जस्ट डिवाइड इट. तो 1 रुपये का 1/70 रेट हो जाएगा, ठीक है. तो हमें समझ में आ गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है. इसका एग्जाम्पल क्या ये मैंने क्या कहा? भारत से बाहर जो भी देश है वो सब भी देश है, और सब देश का अपना अपना करेंसी होगा. तो फिर कितने फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हो सकते हैं? तो भाई जितने देश उतने करेंसी उतने फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है. चलो अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज. तो ये आपके बुक में नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू गिव अ जिस्ट, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हो सकता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज ना हो, बट अगर आप न्यूज़पेपर खोल के देखो तो यू नीड टू हैव, बिकॉज वो साइड में लिखा रहता है कि भाई हाँ आज मार्केट में एक डॉलर का कीमत ये हो गया 80 पार हो गया. इट वॉज अ बिग न्यूज़ की 80 पार हो गया, ये हो गया. सो या, तो रियल लाइफ में आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा. अब आते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज. देयर आर वेरियस फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मैंने अदर लाइक पब्लिक पॉलिसीज हो जाएंगे, पब्लिक डेट हो जाएगा, फिर उसके बाद स्पेक्यूलेशन हो जाएगा.
फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, बट या लेट्स डिस्कस टू जो कि आपको रिलेवेंट लगेगा। अभी देखो हम लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड इन दिस ग्लोबलाइजेशन एरा द वर्ल्ड इज़ अ विलेज, आप कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कहीं पे, या इट इज़ टर्म्ड द वर्ल्ड इज़ अ विलेज नाउ विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वॉट एवर इट इज़। सो इसमें दूसरे कंट्रीज़ के बीच जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वॉट वी से, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस एरा में। तो उसमें अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें कि अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन, मान लो इंडिया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, इन्फ्लेशन का मतलब जो भी चीज़ें हैं उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है। तो फिर ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से फॉरेन एक्सचेंज पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी जो करेंसी है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी, वो वीक हो जाती है। और फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट, अगर यूएस डॉलर है तो हम उसे फॉरेक्स कह सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि एक्सचेंज में कंफ्यूज हो जाना, इट्स जस्ट दूसरे कंट्री की करेंसी। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो महंगा हो जाएगा हमारे लिए। इंटरेस्ट रेट, वैसे मैं आपको डिमांड सप्लाई हर चीज़ समझाऊंगी, बट एक कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर मान लो हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए, तो जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन लाइक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी आ जाए, तो फिर जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो हमारे कंट्री में पैसा लगाना चाहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया मतलब उन्हें सेम अमाउंट, अगर 100 रुपये लगाने से उन्हें 2% इंटरेस्ट रेट पे 2 रुपये मिल रहा था, तो 4% पे 4 रुपये मिलेंगे। तो फिर अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो हमारे कंट्री में जो भी फॉरेक्स है वो ज़्यादा आएगा। फॉरेक्स ज़्यादा आएगा तो फॉरेक्स का डिमांड, सॉरी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड हमारा लिमिटेड है। अगर डिमांड लिमिटेड है, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस डाउन जाएगा। मतलब अगर फॉरेक्स का प्राइस कम हो गया, इट मीन्स कि अगर पहले 70 रुपये में $1 हम खरीद रहे थे, तो फिर अब हो सकता है हम 60 रुपये में ही $1 खरीद पाए। तो फिर हमारा करेंसी क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, और फिर डॉलर क्या हो गया, वीक हो गया। अब अगर हम इसे ले ले तो $1 में कितना, 1/60, पहले था 1/70। तो डॉलर यहाँ पे वीक हो गया और हमारी करेंसी यहाँ पे स्ट्रांग हो गई। तो इट वॉज अबाउट इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट। अब बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो कोई हमारे कंट्री में क्यों पैसा लाना चाहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज, हमारी करेंसी डाउन हो जाएगी, हमारा करेंसी डिप्रिसिएट हो जाएगा। वी विल कम टू द डिप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एवरीथिंग। सो या आई वॉज जस्ट गिविंग यू समथिंग कि किस पे डिपेंड करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल ये 3 होते हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। 3 टाइप के फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, रेट्स होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि अब देखो क्या हो सकता है, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि अगर हमें दूसरे कंट्री के करेंसी का एक पैमाना लगाना है कि हाँ भाई उसकी क्या वैल्यू है हमारे रुपीज़ के हिसाब से, तो फिर या तो गवर्नमेंट उसको डिसाइड करके दे देगी कि हाँ भाई मेरे हिसाब से मेरे करेंसी के कंपैरिजन में तुम्हारी करेंसी की वैल्यू ये है। इट मीन्स कि पहले हम फिक्स समझते, आई ट्राई कि पहले हम फिक्स समझते, ठीक है। एक हो सकता है कि कुछ डिमांड करा जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, एक हो सकता है कि कुछ सप्लाई करा जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। अब दोनों डिमांड इक्वल टू सप्लाई जहाँ पे होगा वो क्या डिटरमाइन हो जाएगा, एक प्राइस, जो नॉर्मल हम पढ़ते थे कि भाई जहाँ डिमांड इक्वल टू सप्लाई वो प्राइस हो गया। अब जो हमारा प्राइस है दैट इज आवर फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स में ऐसा क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा, उसके लिए गवर्नमेंट को एक स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है फॉरेक्स का। अब मान लो कि करेंसी वीक हो गई, हमारी करेंसी वीक हो गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वीक हो गई। सो या वी वर डिस्कसिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो हमारी फॉरेन करेंसी का रेट है, जो हमारा फॉरेक्स रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो हमारा फॉरेक्स रेट है वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। इसमें ऐसा होता है कि वो स्टेबिलिटी इंश्योर करती है। मान लो कोई इन्वेस्टर है हमारे पास इन्वेस्ट करने आ रहा है, आज हमारे करेंसी की वैल्यू 70 रुपये पर डॉलर है, फिर कल को हो सकता है वो हो जाए 30 रुपये पर डॉलर, या परसों हो जाए 140 रुपये पर डॉलर। तो ये क्या है, पूरी की पूरी वॉलेटिलिटी है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर्स है वो आने से हमारे पास लाइक सोचेंगे कि भाई इतनी वॉलेटिलिटी है, पैसा का कुछ भी हो जाएगा। तो फिर इससे अच्छा गवर्नमेंट ये करती है कि वो
ऐसा मेक श्योर करती है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी ना आए। इसको लेके जब हमारा एक्सचेंज रेट वीकर होता है तो वो करेंसी को बाय कर लेती है मार्केट से। अगर हमारा एक्सचेंज रेट वीकर है तो वो करेंसी को बाय कर लेगी, और अगर वही स्ट्रॉन्गर है तो वो मार्केट में और करेंसी छोड़ देगी, फॉरेन करेंसी। अब मान लो वीकर है, उस सिचुएशन में बाय करने का तो वो बाय कर लिया, ठीक है। अब मान लो उसे स्ट्रॉन्गर हो गया और फिर उसे करेंसी मार्केट में छोड़ना है, तो उसके लिए दे नीड अ स्टॉक ऑफ करेंसी। उसे एक स्टॉक चाहिए, तब तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकती है। तो फिर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। जब वीकर रहे तो करेंसी बाय करती है, जब स्ट्रॉन्गर रहे फॉरेन एक्सचेंज रेट तो फिर करेंसी को सेल करती है। अब तीसरे में कि भाई कब कर पाएगी वो ऐसा, जब उसके पास एक स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी रहेगा, एक फॉरेक्स का स्टॉक रहेगा, तब वो कर पाएगी। अब इसमें ये टर्म आता है कि भाई एक होता है, वैसे ये सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट एक होता है पेगिंग, एक होता है पैरिटी वैल्यू। पेगिंग के अकॉर्डिंग कि जो भी हमारा करेंसी है वो किसी और करेंसी या गोल्ड से उसे टाई अप कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं पेगिंग। लेकिन पैरिटी वैल्यू होता है कि भाई जब उसी से लाइक अगर हमारे करेंसी को गोल्ड या अदर करेंसी से फिक्स कर दिया जाए, व्हेन इट इज फिक्स्ड इन द टर्म ऑफ गोल्ड और सम अदर फॉरेन करेंसी, देन इट इज नॉन एज पैरिटी वैल्यू। अब इसमें दो चीज़ें थी, पहले था, वैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि स्टॉक चाहिए, और फिर अगर स्ट्रॉन्गर है तो क्या करेगी और वीकर है तो क्या करेगी, ठीक है। अब इसमें एक था कि पहले गोल्ड स्टैंडर्ड, फिर आया ब्रिटेन वुड्स स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड में जो हमारी करेंसी की वैल्यू थी वो गोल्ड से ऐसा फिक्स कर दिया गया था, उसे टाइप कर दिया गया था गोल्ड से। बट ब्रिटेन वुड्स में यह हुआ कि भाई गोल्ड से नहीं, वो डॉलर से टाइप कर दिया गया। फिर बाद में ये चेंज भी हुआ, बीच में पाउंड से हुआ, फिर वो डॉलर पे ही गया। तो इट वॉज इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री बिहाइंड दैट, हमें इतना नहीं करना है। फिक्स एक्सचेंज रेट में इतना ही था कि भाई गवर्नमेंट डिटरमाइन करती। अब मान लो फिक्स एक्सचेंज रेट में हमारे करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। और अगर हमारे करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हुई या हमारा करेंसी स्ट्रांग हुआ तो उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब दूसरा आता है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, या इसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। तो जब गवर्नमेंट इंटरवीन ना करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और फिर जो भी हमारा करेंसी है उसका वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से। नॉर्मली प्राइस किससे डिटरमाइन होता है, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई मैच हुआ, प्राइस डिटरमाइन हो गया, तो दैट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसमें आता है कि भाई हमारी डिमांड क्या है करेंसी की, हमारी सप्लाई क्या है करेंसी की, अगर एक्सेस डिमांड हो जाएगा तो क्या होगा, अगर डिमांड कम हो गया या सप्लाई एक्सेस सप्लाई हो गया तो क्या हो गया। तो वो सब हम करते हैं उसके ऊपर बात, ठीक है। अब उससे ही बड़ी बात कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो गई, या हमारा करेंसी का आप ये समझ लो कि जैसे 70 रुपीज़ में $1 हम खरीद रहे थे, अब मान लो अगर हम 60 रुपीज़ में ही $1 खरीद पा रहे हैं, तो फिर हमारा करेंसी क्या हो गया, हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में उसे क्या कहते थे, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में उसे कहते थे हम एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन। लेकिन इसमें क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन। फिक्स में कहते थे रिवैल्यूएशन, इसमें क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है। व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से हमारे करेंसी की वैल्यू अप हो तो फिर वो क्या हो गया, रिवैल्यूएशन। लेकिन अगर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से हमारे करेंसी की वैल्यू ऊपर जाए तो दैट इज एप्रिसिएशन। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, ठीक है। इसमें कोई स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अब देखो, ये तो रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन। अगर हम डीवैल्यूएशन की बात करें, एप्रिसिएशन, सेकेंड इज डिप्रिसिएशन।
डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो तो दैट इज डिप्रिसिएशन। इट मीन्स कि अगर हमें 80 रुपये दे के $1 खरीदना पड़ जाए इंस्टीड ऑफ 70 रुपीज़ पर डॉलर, तो दैट इज़ कि हमारा करेंसी डिप्रिसिएट हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, लेट्स सी। पहला तो इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। अगर हमारी करेंसी अप्रिसिएट हो रही है इट मीन्स कि हम कम रुपए में ज़्यादा डॉलर खरीद पा रहे हैं। मैं डॉलर के ही रिस्पेक्ट में बताइए, आप किसी भी कंट्री की करेंसी के रिस्पेक्ट में ले सकते हो। तो फिर इस चीज़ को आप अच्छे से समझना, क्वेश्चन यहीं से आता है, याद करने की जरूरत नहीं, आप एक बार समझ सुन लो एक बार ठीक से कि अगर हमारे करेंसी की वैल्यू अप्रिसिएट हो रही है इट मीन्स कि हम कम रुपए में ज़्यादा डॉलर खरीद पाएंगे। हम अगर यूएसए से $1 का कुछ सामान खरीद रहे थे और फिर हमारे करेंसी की वैल्यू तब से 70 रुपये, लेकिन अगर हम अब 60 रुपये में ही वो सामान खरीद पाएंगे तो फिर हमारा इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट इंक्रीज होगा। इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट विल इंक्रीज, किस में, एप्रिसिएशन में। इसे आप रिवैल्यूएशन में लिख सकते हो, दोनों केस में सेम ही होगा। तो इंपोर्ट पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा रुपया उसके हिसाब से स्ट्रांग हो गया। पहले हम 70 रुपये में $1 खरीद रहे थे, $1 का सामान खरीद रहे थे, अब हम 60 रुपये में $1 का सामान खरीद रहे हैं। तो बेटर कौन सा है, बेटर ये है। अब इसमें लगता है कि भाई बच्चे इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई पहले 70 रुपये में था अब 60 रुपये में हो गया, तो ये अप्रिसिएशन थोड़ी होगा, ये तो डिप्रिसिएशन होगा ना कि 70 से 60 हो गया। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, 70 रुपये में $1 था, अब तो 60 में ही $1 हो गया। तो अप्रिसिएशन किस केस में हुआ, वैल्यू किस केस में इंक्रीज हुआ, 60 वाले केस में। अब अगर मान लो हमारे करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो फिर हम सामान कितना खरीद पाएंगे, इंपोर्ट मतलब बाहर से जो हम सामान खरीदते हैं, तो फिर हम वो ज़्यादा खरीद पाएंगे या कम खरीद पाएंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा खरीद पाएंगे। अब वही एक्सपोर्ट की बात करें तो ओके एप्रिसिएशन ही है, पहले 70 रुपये था अब 60 रुपये हो गया, तो फिर डॉलर इसमें क्या हो गया, हम ये तो कह रहे हैं कि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई, डॉलर का क्या हाल हुआ, डॉलर तो वीकर हुआ ना। पहले वो $1 में 70 रुपये का सामान खरीद पा रहे थे, अब कितना का खरीद पाएंगे, 60 रुपये का खरीद पाएंगे। ऑल द फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मैं जनरली बता रही हूँ कि पहले वो $1 में 70 रुपये का सामान खरीद पा रहे थे, मतलब 10 कुरकुरे का पैकेट खरीद पा रहे थे, कुरकुरे 10 में टकाटक, ओके वॉट एवर, पहले वो 10 में खरीद पा रहे थे, पहले वो 7 पैकेट अगर खरीद पा रहे थे तो फिर अब कितना खरीद पाएंगे, 6 पैकेट खरीद पाएंगे, क्योंकि $1 का वैल्यू पहले क्या था, 70 रुपये था, अब वो $1 देंगे उनके 6 पैकेट देगा, पहले 7 पैकेट दे रहा था। तो फिर इस केस में एक्सपोर्ट क्या हुआ हमारा, इस केस में हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज हुआ। टेक एवरीथिंग इन सेंस ऑफ कुरकुरे और लेज और वॉट एवर यू लाइक। एप्रिसिएशन में अगर हमारी करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग हो गई मतलब हम उससे ज़्यादा खरीद पाएंगे, हमारा इंपोर्ट इंक्रीज होगा विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़, 70 रुपये में ही हम ज़्यादा खरीद पाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट में वो कम कुरकुरे खरीद पाएंगे। भाई कुरकुरे खरीदना एक्सपोर्ट इसलिए क्योंकि वो बाहर वाले आके खरीद रहे हैं, नेशनल इनकम में ये सब हमने पढ़ा है। ओके, अब डिप्रिसिएशन पे आते हैं। डिप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधा उल्टा होगा, बट ऐसे नहीं समझ रहे क्योंकि एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा कि आप बोल दोगे एप्रिसिएशन का उल्टा होगा। अगर हमारा करेंसी डिप्रिसिएट हो रहा है इट मीन्स कि पहले जो सामान हम या पहले $1 का वैल्यू अगर 70 रुपये था तो फिर अब उसी $1 का वैल्यू क्या हो गया है, 80 रुपये हो गया। मतलब $1 खरीदने के लिए हम किसी को 70 रुपये दे रहे थे, अब वही $1 खरीदने के लिए हमको किसी को क्या देना पड़ेगा, 80 रुपये देना पड़ेगा। तो फिर उस केस में एक्सपोर्ट का क्या हाल होगा, मतलब अगर बाहर से हम सामान खरीद रहे हैं तो फिर वो क्या होगा कि भाई हम सोचेंगे कि महंगा तो हो गया बाहर का सामान, तो फिर उस केस में हम एक्सपोर्ट कम करेंगे क्योंकि हमारे लिए बाहर की चीज़ें तो महंगी हो गई है ना। जो भी हमारे कंट्री की बात, मान लो अमेरिका $US की बात कर रहे हैं हम, तो जो भी US की चीज़ें हैं वो हमारे लिए क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं, एक्सपोर्ट विल डिक्रीज। और इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट विल इंक्रीज क्योंकि हमारी चीज़ें तो उनके लिए सस्ती हो गई ना। अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, डिप्रिसिएशन में हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है,
तो फिर इस केस में क्या होगा, इंपोर्ट मतलब वो एक ही डॉलर दे के ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे, हमारी करेंसी डिप्रिसिएट हो गई है, ठीक है। तो इट इज़ कि भाई इंपोर्ट इसमें इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट इसमें, सॉरी इंपोर्ट इसमें, व्हाट इज दिस, वो इंपोर्ट करेंगे मतलब, सॉरी वी आर टेकिंग फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ना। तो फिर एक्सपोर्ट इसमें क्या होगा कि भाई हम सामान उसको ज़्यादा बेच पा रहे हैं या कम, एक्सपोर्ट विल इंक्रीज इन दिस केस एंड इंपोर्ट विल डिक्रीज, सॉरी माय बैड, वी आर टॉकिंग फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव नॉट देयर पर्सपेक्टिव कि भाई उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर करेंसी डिप्रिसिएट हो रही है मतलब करेंसी का वैल्यू कम हो जा रहा है, मतलब वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, और फिर हम कम सामान खरीद पाएंगे इसलिए इंपोर्ट डिक्रीज होगा। क्लियर, फाइन। इसी से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, वेदर इट्स योर सीयूईटी बोर्ड वट एवर, ये वाला जो पार्ट है इसको याद कर लेना, याद कर लेना मतलब समझ लेना अच्छे से। तो ये था हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और तीसरा था मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग इज़ लाइक, इसमें क्या होता था कि हमें इसमें कोई स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि भाई इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, आज करेंसी की कुछ वैल्यू है कल कुछ और हो जाएगी, नो वन नोज। तो उस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए, या ऐसे समझो कि इसमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ता था, वो कमी थी, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वो कमी है। तो दोनों कमी को मैनेज करने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया। ब्रिटेन वुड के बाद एक नया सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया, जिसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या कहते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि भाई करेंसी का वैल्यू जो है, आई डोंट नो, मेरे से लाइन सीधा नहीं बन रही, करेंसी की जो वैल्यू है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड तो करेगी, वो रेट डिमांड, आई डू इट, फाइन। ये जो हमारा रेट है ये तो डिमांड एंड सप्लाई पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, बट इसमें आरबीआई का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रोल आता है कि भाई ठीक है आप वो रेट तो डिटरमाइन करवाओ, बट हमने एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हम उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देंगे। इंडिया ने भी इसी सिस्टम को अडॉप्ट करा है। तो इसमें द रेट इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, बट RBI undertakes, so the rate is determined by the floating exchange rate system, but to make sure the stability in the exchange rate system, RBI क्या करती है कि अपने पास एक स्टॉक मेंटेन करती है। अब मानो कि यहाँ पे हमारा रेट डिटरमाइन हुआ, लेकिन RBI ने सोच रखा था कि हम अपने रेट को इससे ज़्यादा नहीं होने देंगे। यहाँ R1 पे हमारा डिटरमाइन हुआ, बट RBI ने सोच रखा था कि हम R2 से ज़्यादा अपना रेट नहीं होने देंगे। ये हमारे इकोनॉमी के लिए गलत है कि भाई हम इससे ज़्यादा रेट अगर हुआ तो हमारी इकोनॉमी में खतरा है। तो अब डिटरमाइन तो हो गया, तो RBI क्या करेगी, अब यहाँ पे एनालाइज करो, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, सॉरी दिस इज अवर डिमांड कर्व एंड दिस इज अवर सप्लाई कर्व, फाइन। अब यहाँ पे क्या RBI देखती है कि भाई यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, करेंसी, फॉरेन करेंसी का डिमांड इस पॉइंट पे ज़्यादा है जहाँ पे इन्होंने सेट कर रखा था, इसलिए तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आया। तो फिर RBI ऐसा करती है कि भाई डिमांड ज़्यादा है मतलब सप्लाई कम है, RBI के हाथ में डिमांड तो है नहीं, सप्लाई हाथ में है। तो फिर उसने जो तो फिर RBI ने जो ऐसा अपने पास एक स्टॉक रखा है, उस स्टॉक को वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेच देती है। तो उससे क्या होगा कि भाई सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर सप्लाई ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये लो यहाँ पे डिटरमाइन हो गई हमारी, समझ आया। देखो वापस से मैं इसका रिवर्स वाला केस बताती हूँ। अगर मान लो RBI के अकॉर्डिंग ये वाला रेट जो था, ठीक है, ये वाला रेट जो था वो एक आइडियल रेट था कि हाँ भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हो क्या गया कि भाई रेट यहाँ पे डिटरमाइन हो गया। यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे RBI देखती है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये हमारा एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड मतलब सप्लाई की शॉर्टेज है यहाँ पे, मतलब करेंसी का डिमांड, फॉरेन करेंसी का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में बट सप्लाई कम है। तो फिर इसको मेक श्योर करने के लिए RBI ने क्या करा कि भाई
हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक है करेंसी का जो हमने अपने तिजोरी में रख रखा है, उसे हम बेच देंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में से क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी की, ठीक है। तो सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो यहाँ पे हमारा न्यू एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। अब यहीं पे उल्टा अगर केस ले लें तो ये रहा हमारा डिमांड, ये रहा हमारा सप्लाई। आरबीआई ने सोच रखा था कि भाई इससे हम कम नहीं होने देंगे, ठीक है, ये हमारे लिए एक आइडियल रेट है। बट अब जो हो गया वो यहाँ पे डिटरमाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या केस है कि भाई ये हमारा सप्लाई करवे, ये डिमांड करवे, यहाँ पे हमारा सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो फिर आरबीआई क्या करेगी, जो भी हमारा एक्सेस सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज का, वो कोशिश करेगी कि हम कुछ खरीद लें। खरीदने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ओके, सप्लाई वॉज, देयर वॉज एक्सेस सप्लाई हेयर, देयर वॉज डिफिशिएंट सप्लाई हेयर। एक्सेस सप्लाई के केस में आरबीआई क्या करेगी कि करेंसी को खरीद लेगी। करेंसी को खरीदने के बाद, पर मैं कंफ्यूज, करेंसी खरीदने के बाद करेंसी का ये कम होगा, हाँ, इट विल कम हियर, ओके, दिस विल बी द न्यू एक्सचेंज रेट जो कि आरबीआई ने सोच रखा था कि भाई पहले ये R1 था बट आरबीआई वांटेड दिस, सो वो उतने करेंसी को मार्केट से खरीद लेगी। एज अ रिजल्ट सप्लाई विल रिड्यूस एंड it will come to its desired rate. So managed floating क्या, it's nothing but a hybrid of foreign fixed exchange rate system and floating exchange rate system. हमने डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन देख लिया कि भाई क्या होता है। अब डिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन, बस यही चीज़ है। वो किस केस में है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। डिटर्मिनेशन, या फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टू डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट वी नीड डिमांड एंड सप्लाई। हमें डिमांड एंड सप्लाई चाहिए तभी तो भाई हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फिर फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कहाँ से आता है, थियोरेटिकल चीज़ें मैं बताती हूँ। इम्पोर्ट्स, अगर हमें कुछ इंपोर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, फॉरेक्स चाहिए, वहाँ से डिमांड आया। टूरिज्म, बाहर घूमने जाना है कहीं भी, वॉट एवर आई वॉन्ट टेक नेम्स, लाइक कहीं भी घूमने जाना है आपको, तो वो क्या है, हमारा डिमांड है कि भाई हाँ हमें घूमने जाना तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपने पढ़ा होगा या पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो। यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड लाइक इट्स काइंड ऑफ रेमिटेंस, कि अगर मान लो कोई आपका रहता है ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जिसको आपको भेजना है पैसा, तो इट्स लाइक यूनिलेटरल ट्रांसफर, उसके बदले में कुछ नहीं आ रहा है। एनीवे, एसेट्स, हमें एसेट खरीदना है बाहर से। मान लो कोई भी फाइटर जेट खरीदना है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें फॉरेक्स चाहिए, वो क्या है, डिमांड है। फिर उसके बाद स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब हमें ऐसा लगता है कि किसी भी कंट्री की करेंसी नियर फ्यूचर में महंगी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उसको खरीद के रख लेंगे। तो उससे क्या होगा, डिमांड भाई मतलब हमें उसे खरीदना है तो ऑब्वियसली डिमांड जनरेट होता है। नाउ कम सप्लाई। सप्लाई की क्या सोर्सेज है, इट्स लाइक एक्सपोर्ट, अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ से क्या आ रहा है, हम सामान दे रहे हैं, हमें फॉरेक्स आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई अगर इन्वेस्टर्स हमारे पास आके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। रेमिटेंसेस टू अस, लाइक यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट टू अस, अगर हमें बाहर से पैसे आ रहे हैं तो फिर उसे क्या कहते हैं, वो भी हमारा सप्लाई का सोर्स है। फिर स्पेक्यूलेशन, अगर किसी को लग रहा है कि हमारी करेंसी नियर फ्यूचर में महंगी होने वाली है तो फिर वो क्या करेगा, हमारे में इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ से सारा सप्लाई का सोर्स है। तो इट वाज लाइक सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो डिमांड कब बढ़ेगा, बाहर ज़्यादा घूमने का सीजन आएगा तो डिमांड बढ़ेगा। टूरिज्म, आई एम सेइंग स्पेक्यूलेशन में, कि भाई हमें ऐसा लगेगा कि उसकी करेंसी बढ़ने वाली है तो फिर हम उसे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। और हाँ, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में PYQs में आया है, हाँ आई गेस। इन्फ्लेशन क्या पे ये इम्पैक्ट होगा कि मान लो किसी दूसरे कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, या हाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हमारा डिमांड उसके लिए बढ़ेगा या घटेगा, फॉरेन करेंसी का डिमांड घटेगा, क्योंकि भाई हम कम खरीदना चाहेंगे सामान उस कंट्री से। चलो
तो मैं एक बार समझा चुकी, बट स्टिल दिस इज आवर डिमांड कर्व, दिस इज आवर सप्लाई कर्व, और फिर यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, आई डोंट थिंक डिटर्मिनेशन इज इन द सिलेबस, बट आई एम नॉट श्योर. ओके, लेट्स सेट. या तो ये हमारा रेट डिटरमाइन हो गया. हाँ, इवन इफ इट्स नॉट इन सिलेबस फॉर CBSE, तो ऑब्वियसली CUET में तो होगा ही. तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया. अब इस पॉइंट पे क्यों नहीं होगा, भाई बच्चों वाली बातें हैं ये सब. ये हमारा सप्लाई कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, क्वांटिटी दैट इज रेट. ना इस पॉइंट पे क्यों नहीं होगा, इस पॉइंट पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सेस डिमांड है. इस पॉइंट पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सेस सप्लाई है. कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ऑब्वियसली. हाँ, ओके. सो वी आर डन विथ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. आप एक बार देख लेना, मतलब इट्स एनफ कि भाई डिफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होगा, कि भाई डिमांड यहाँ पे कहाँ पे, हाँ यहाँ पे कम है डिमांड, तो फिर इट विल लाइक शिफ्ट टू दिस. दैट्स लाइक नॉर्मल, हमने जो 11th में पढ़ा था वही है. एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा, सॉरी दिस वाज डिफिशिएंट डिमांड, दिस वाज एक्सेस डिमांड. एनीवे, सो या नाउ कम्स टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. पहले तो फंक्शन देख लो भाई, फंक्शन क्या होता है. पहले ट्रांसफ़र फंक्शन, कि हमें परचेजिंग पावर अगर ट्रांसफ़र करना है किसी को, तो फिर दैट इज ट्रांसफ़र फंक्शन. क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन मतलब अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में कोई लोन वगैरह लेना है, लोन वगैरह नहीं, कुछ भी क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन्स करने, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते ही हैं, तो फिर वहाँ पे आता है काम. फिर उसके बाद हेजिंग फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखो लाइक टेक इट एज, डोंट टेक इट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ओबियसली एग्जाम में आता है, बट टेक इट एज लाइक अगर आपको घर बनवाना है, ठीक है, अगर आपको घर बनवाना है तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपके घर जो भी मटेरियल्स हैं, ईट हो गया, ब्रिक सैंड वॉट एवर, उसके प्राइस ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है. और फिर आपके शॉपकीपर को लग रहा है, आप जिसे खरीदने वाले हो उसको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इसका रेट आपको लग रहा है ज़्यादा होने वाला है, उसे लग रहा है कम होने वाला है, अभी उसे ज़्यादा रेट मिलेगा, ठीक है. अभी मान लो 100 रुपये पर है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में वो 110 रुपये हो जाएगा, और आपके शॉपकीपर को लग रहा है कि वो 90 रुपये हो जाएगा, ठीक है. तो फिर आप क्या चाहोगे, आप अभी खरीदना चाहोगे या बाद में खरीदना चाहोगे. ऑब्वियसली अभी खरीदना चाहोगे, लेकिन अगर आपका शॉपकीपर है तो वो कब बेचना चाहेगा, अभी बेचना चाहेगा या बाद में बेचना चाहेगा, ऑब्वियसली अभी बेचना चाहेगा. तो फिर आप और आपका शॉपकीपर दोनों एक ऐसा हिसाब किताब कर लेते हैं, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं खुद में कि भाई फ्यूचर में कुछ भी रेट हो, आपके शॉपकीपर को क्या लग रहा है 90 रुपये हो जाएगा, आपको लग रहा है 110 हो जाएगा, कि फ्यूचर में कुछ भी रेट हो हम लोग अभी वाले रेट पे ही ट्रांजेक्शन करेंगे. आप एक ऐसा, आप दोनों एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट बना लेते हो. तो उससे क्या होता है कि आपको भी 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है आपके हिसाब से, आपके शॉपकीपर को भी 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है उसके हिसाब से. तो हेजिंग इज़ नथिंग बट एक फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप प्रेजेंट वैल्यू में अग्री कर रहे हो कि भाई कुछ भी रेट हो हम 100 रुपये में खरीदेंगे. अब आपको नुकसान कब होगा, जब रेट 90 हो जाएगा, बट आपने तो प्रिडिक्ट करा है, स्पेकुलेट करा है कि भाई 100 रुपये होने वाला है, तो लॉस के भी चांसेस है, प्रॉफिट के भी चांसेस हैं. इसमें एक का लॉस होगा, एक का फ़ायदा होगा. स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट दैट. एनीवेज लेट्स नॉट गेट इन दैट. अब इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो फर्स्ट इज स्पॉट मार्केट. स्पॉट मार्केट इज कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, अभी ही ट्रांजेक्शन, मतलब अभी आपको मटेरियल मिल गया, अभी आपने पैसा पेमेंट कर दिया, दैट इज स्पॉट मार्केट. फॉरवर्ड मार्केट इज़ कि अभी मान लो कि अभी आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो कि हम फ्यूचर डेट में कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, उसका पैसा हम बाद में देंगे. तो इट्स लाइक स्पॉट मार्केट में ऐसा नहीं है कि भाई उसी दिन वो पेमेंट हो जाता है. इट्स लाइक 2 दिन का T+2 का टाइम दिया जाता है. फॉरवर्ड मार्केट इज ऑल अबाउट कि हम सब कुछ फ्यूचर में करेंगे. तो हेजिंग किस में पॉसिबल है, स्पॉट मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में? ऑब्वियसली फ्यूचर मार्केट में. सो या फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट व्हाट वी से.
इट वॉज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं मैं वो बता देती हूँ। पहला तो इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन ऑन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, नेशनल इनकम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेशनल इनकम पे क्या था, एक्सपेंडिचर मेथड में प्लस एक्स माइनस एम, लास्ट में क्या करते थे हम लोग, प्लस एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मतलब एक्सपोर्ट को प्लस करते थे, इंपोर्ट को माइनस करते थे। तो फिर हमारा जो भी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पे, अगर हमारी डिप्रिसिएशन के इम्पैक्ट से या डिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट से, सॉरी डिप्रिसिएशन या फिर रिवैल्यूएशन व्हाटएवर, उसके इम्पैक्ट से अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम क्या होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आपसे हो सकता है ना, पूछे कि व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम। तो फिर इस केस में अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ रहा है तो क्योंकि निगेटिव में तो नेशनल इनकम विल रिड्यूस। लेकिन उल्टे केस में अगर एक्सपोर्ट घट रहा है तो इनकम घटेगा, इंपोर्ट घट रहा है तो इनकम विल इंक्रीज। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिर आपसे डिफरेंस पूछ सकता है बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। बेसिक है, 3 पॉइंट लिख देना। डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स सारे बता दिए मैंने, बस आप एक बार और बुक पढ़ लेना, ठीक है। दैट वाज इट इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर किसी टॉपिक में कहीं समझ नहीं आया, बिकॉज इट वॉज लॉन्ग टाइम सिंस आई मेड अ वीडियो, सो आई वॉज ऑल्सो लाइक कैमरा के सामने ऐसा हो जाता है। एनीवेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया हो या वीडियो में किसी पार्ट में समझ नहीं आया हो तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन मैसेज मी, माई DMs आर ऑलवेज ओपन फॉर लाइक कंस्ट्रक्टिव messages. So yeah, that's it for today. Thank you so much.